नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने छात्र भाई जो कि मेडिकल के छात्र थे, नवीन करियप्पा, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे। 12 घंटे पहले एक दिल दहलाने वाली वहाँ से सूचना मिली कि वो खाना लेने बाहर गए हुए थे, जहाँ वो गोलाबारी की शिकार हो गए। उनके साथ उनके एक सहपाठी भी थे जो कि घायल हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। नवीन करियप्पा की उम्र थी 21 वर्ष और वो कर्नाटक से थे। हम सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन में ज़बरदस्त जंग छिड़ा हुआ है। जंग का छठवां दिन है, वो भी अब बीत ही गया। सारे यूरोपीय देशों ने रूस एयरवेज को बंद कर दिया है। 5वें दिन बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की गई, जिसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री भी थे। कई घंटे बातचीत हुई लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि अब यूक्रेन हथियार डालने के मूड में नहीं है। जिस यूक्रेन को खुद पे भरोसा नहीं था कि वो रूस की आर्मी के सामने 72 घंटे भी टिक पाएगा, आज वो 7वें दिन पर भी उसके सामने डटा हुआ है। तो इसके पीछे की वजह जानते हैं। यूक्रेन यूनाइटेड किंगडम का दूसरा सबसे बड़ा देश है और जिसके पास अकूत मात्रा में खनिज संपदा है। यूक्रेन के नागरिक उन रूसी नागरिकों से जो कि यूक्रेन में रहते आए हैं पहले से, अब वो वापस जा रहे हैं अपने देश, तो यूक्रेन के नागरिक उन्हें रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग देश छोड़कर मत जाइए, आप हमारे भाई हैं। यानी आम नागरिकों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो युद्ध नहीं चाहते हैं। और पुतिन को भी इसीलिए झुकना पड़ा, क्योंकि उनके देश की आम जनता और व्यवसायी उनके युद्ध के खिलाफ है और आंदोलन भी जगह जगह कर रहे थे। लेकिन अब यूक्रेन ही नहीं राजी हो रहा है बातचीत से मसला सुलझाने के लिए। यूरोपीय देश उसका समर्थन कर रहे हैं और यूरोपीय देशों तथा नाटो ने यूक्रेन को बोल दिया है, आप युद्ध करो, हथियारों की कमी होने नहीं देंगे, हम ज़रूरत पड़ने पर हम सैन्य बल भी मुहैया करवाएंगे। और शायद यूक्रेन कि आत्मविश्वास की वजह यही है कि वो हथियार नहीं डाल रहा है या बातचीत के लिए भी मामला के बेस पे मामला नहीं सुलझाना चाह रहा है। पेंटागन खुलासे पर खुलासा कर रहा है, लेकिन एक पहलू का। 2 दिन पहले पेंटागन ने ही खुलासा किया था कि अगर यूक्रेन 10 दिन तक रूसी आर्मी के सामने ऐसे ही खड़ा रहा तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कोई भी जादू रूस को कंगाल होने से नहीं बचा पाएगा। लेकिन पेंटागन ने यूक्रेन के लिए कोई खुलासे नहीं किए। जंग में जाहिर सी बात है, हार होती है या जीत होती है या फिर संधि होती है। 3 ही ऑप्शन होते हैं। लेकिन नुकसान, ये ऑप्शन होने के बावजूद नुकसान दोनों तरफ का होता है। अगर रूस कंगाल हो रहा है तो यूक्रेन भी मालामाल नहीं हो रहा है। पेंटागन ने इस बात का खुलासा नहीं किया। पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। 2021 में चलते हैं जरा। अमेरिकी सेना को वहीं से ये पृष्ठभूमि जो बनी, अमेरिकी सेना को अमेरिकन राष्ट्रपति ने तय समय सीमा से पहले बुला लिया और हथियार वहीं छुड़वा दिया। ऐसी कौन सी आपदा आ गई थी या विपत्ति पड़ गई थी कि इनके यहाँ अमेरिका में वो सैनिक नहीं थे, वहाँ के आर्मी पर्याप्त नहीं थे कि उसका सामना कर सकें, कि वहाँ से उन्हें बुला लिया गया और हथियारों का इतना बड़ा जखीरा वहाँ तोहफे के रूप में तालिबानियों के लिए छोड़ दिया गया। और ये सवाल तभी उठ गया था कि आखिर निहत्थे आर्मी का क्या करेंगे बाइडेन, जब हथियार वहीं पे छोड़ दिया गया है।
अमेरिकी खुफिया जांच एजेंसियों ने कई बार सुरक्षा मंत्रालय को खबर पहुंचाई कि तालिबानी कभी भी काबुल पर हमला कर सकते हैं और उसे अपने कब्जे में लेने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन बाइडेन और उनके समर्थक इस बात को हमेशा नकारते रहे। इसे कभी गंभीरता से लिया ही नहीं या फिर वो ये गंभीरता से लेना ही नहीं चाहते थे। अमेरिका की जिम्मेदारी थी कि पूरी तरह लोकतंत्र की स्थापना के बाद ही उनकी आर्मी वहां से वापस आएगी, कि ये एक विश्व समुदाय के बीच समझौता हुआ था जॉर्ज बुश के कार्यकाल में, जब लश्कर तैयबा के चीफ ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी इमारत ट्विन टावर पर बम गिराया था। उसके बाद जॉर्ज बुश ने आतंकवादियों को बिल्कुल से विश्व से ही समाप्त करने का बेड़ा उठाया, जिसपे लगभग सभी देशों ने उनका समर्थन किया। हाँ, ब्रिटेन के आर्मी थी वो उनके साथ युद्ध भी कर रही थी। ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं वो भी युद्ध में थे, क्योंकि वो भी आर्मी में ही हैं अपने देश के। और उन्होंने ऐसे 5 देशों पे हमले बोले जो लोकतांत्रिक होते हुए भी वहाँ की जनता जो है, आम जनता जो, वो किसी तानाशाह के साए तले जी रही थी। जैसे कि यहाँ पे अफ़गानिस्तान में तालिबानियों का था, वैसे ही वो देश थे लीबिया, सीरिया, ऐसे करके 5 देश थे। और वहाँ के आम नागरिक भी अमेरिका का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जॉर्ज बुश ने विश्व समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय संघ को भरोसा भी दिलाया था कि जब तक उन 5 देशों में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती है, तब तक उनके देश की आर्मी वहाँ से नहीं जाएगी। वो वहाँ के आम नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराएंगे और अपनी देखरेख में जनमत सत्ता स्थापित करने के बाद ही वहाँ की आर्मी अमेरिका वापस आएगी। इसके बाद फिर बराक ओबामा आए, राष्ट्रपति बने अमेरिका के। फिर डोनाल्ड ट्रंप बने। अब तो बाइडेन जी हैं, जिन्हें सिर्फ बोलना आता है और वो बोल के ही काम खराब कर देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दूसरे ही दिन बोल दिया कि अगर रूस अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा तो यूक्रेन को सैन्य बल मुहैया कराएंगे, लेकिन कहा, किया नहीं। यही खेल अफ़गानिस्तान के साथ खेला। तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान को कब्जा करना शुरू किया। वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी काफ़ी धन संपदा लेके अपना देश से फरार हो गए, लेकिन वहाँ के उपराष्ट्रपति ने अपनी देशभक्ति का परिचय दिया और वो वहाँ पे डटे रहे और बार बार गुहार लगाते रहे कि अगर उन्हें मदद मिलता है कहीं से भी तो वो तालिबानियों का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी किसी ने भी मदद नहीं की। वो राष्ट्रपति भवन में थे, लेकिन जब वहाँ भी तालिबानियों का कब्जा जम गया तो उन्हें मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा। यहाँ जिम्मेदारी अमेरिका की थी, तो इनकी सेना पहुँची। लड़ाई जब जंग जारी हुआ था उसके 4 दिन बाद, तब तक काबुल के पास तक तालिबानी पहुँच चुके थे। और इसीलिए मतलब उनका वहाँ जाना बेकार ही साबित हुआ। और लास्ट टाइम 10 जवान भी अमेरिका के शहीद हुए थे जब लोगों को निकाला जा रहा था एक बम ब्लास्ट में। पहले तो जब अमेरिकी सैन्य बल पहुंची तो थोड़ी बहुत उम्मीद जगी थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान की अपनी भी आर्मी है, लेकिन फिर सब बेकार गया। तालिबानियों ने वहाँ के प्रेसिडेंट हाउस को ही कब्जे में ले लिया। और इसी खतरे का संकेत इनकी सुरक्षा एजेंसियां बाइडेन सरकार को कई बार दे चुकी थी, लेकिन बाइडेन सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, या यूँ कहें कि वो लेना ही नहीं चाहते थे। ये सवाल तभी खड़ा हो गया था जब हमने बताया कि आखिर वो निहत्थे आर्मी का क्या करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर पूरा अफ़गानिस्तान तालिबानियों के कब्जे में।
अपनी जिम्मेदारी तो बाइडेन निभा नहीं पाए, वो यूक्रेन को सैन्य बल भी मुहैया कराएंगे। उन्होंने ये बयान दिया, उसके तुरंत बाद रूस ने अपने चारों तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें लगा दी। जर्मनी ने सबसे पहले रूसी एयरबेस बंद किया, बोला कुछ नहीं, उन्होंने एयरबेस को बंद किया। फिर यूरोपीय देश, उसके बाद बाकी जो यूरोपीय देश थे उन्होंने भी एयरबेस बंद कर दिया। लेकिन जर्मनी जो है वो यूक्रेन के लिए कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। इसकी भी वजह है, बताएंगे आप आगे। और वो जो 5 देश थे उसमें 4 देशों में तो लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, वहाँ से आर्मी भी अमेरिका की वापस आ चुकी है। सिर्फ यही अफ़गानिस्तान बचा था और मुश्किल से 10 या 15 दिन की बात थी। उसके बाद से भी वहाँ सत्ता हो जाता, लोकतंत्र की स्थापना हो जाती, जनता उसे चुन के भेजती और अमेरिकन आर्मी वापस आ जाती। लेकिन बाइडेन सरकार को शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। और अफ़गानिस्तानियों का मदद इसलिए भी किसी ने नहीं किया क्योंकि उसका खुला समर्थन चीन कर रहा था, तालिबानियों का। अमेरिका ने भी गेम खेला, अपने देश के 10 जवानों को शहीद करवा के जनता को अपने फेवर में ले लिया और इनडायरेक्टली उतने हथियारों का सौदा भी तालिबानियों से कर दिया। और एक दिन ऐसा आएगा जब इन सारी बातों की समीक्षा होगी तो ज़रूर ये बात पता चलेगी कि यह सब कुछ गुप्त संधि की ही उपज थी। चीन और जर्मनी दोनों का बोलबाला है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में और दोनों के बीच संबंध भी बहुत अच्छे हैं। अफ़गानिस्तान और यूक्रेन में 2 समानताएं हैं। इन दोनों देशों में खाद्य संपदा बहुत है और हाँ, इस टाइम विश्व जो है वो आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। इसीलिए चीन ने तालिबान का समर्थन किया था तब, क्योंकि उसे वहाँ का अकूत खाद्य संपदा का जो भंडार है वो दिख रहा था। अब उस पर उसका तालिबान उसे मना नहीं कर सकता, तालिबान उसे देगा चीन को। यूक्रेन पर जिस देश को, और यूक्रेन की बात रही तो जिस देश को खुद पर विश्वास नहीं था वो 7 दिन से लड़ रहा है और 72 घंटे तक का भी वो नहीं सोच पा रहा था कि हाँ वो उनके सामने रुक पाएगा। और जर्मनी अगर इतना ही दानवीर है तो उसने अफ़गानिस्तान के आम नागरिकों की मदद क्यों नहीं की। वहीं यूक्रेन की मदद करना अपना फर्ज चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। यूक्रेन की आर्थिक मदद के साथ साथ उसने 1000 एंटी टैंक वेपन और 500 स्टिंगर मिसाइल भी दिया और यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वह उन्हें सैन्य बल भी मुहैया करवाएगा। और ये जो थर्ड वार का समीकरण बताया जा रहा है कि हाँ बन रहा है, तो इसके लिए हम चलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, क्योंकि यही सेम कंडीशन, जिस कंडीशन में आज हम हैं वही कंडीशन था उस टाइम पे। वह युद्ध था एक मतलब वैश्विक युद्ध था यूरोप में होने वाला, जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भी औद्योगिक क्रांति ने ही बनाई थी, जैसे कि आज हम लोग मतलब आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, वैसा ही कुछ समीकरण उस टाइम भी था। औद्योगिक क्रांति के कारण सभी बड़े देश ऐसे उपनिवेश चाहते थे जहां से वो कच्चा माल पा सके और अपने देश में लाके उनसे मशीनों द्वारा कुछ नई चीज़ें बनाएं और उसे बेच सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर देश दूसरे देश पर साम्राज्य स्थापित करने की चाहत रखने लगा और इसके लिए सैनिक शक्ति बढ़ाई गई और गुप्त कूटनीतिक संधियां हुई, जिससे युद्ध अनिवार्य हो गया। और वही हाल आज फिर से है। और हाँ, एक कोइंसिडेंस कहें इसे या क्या, ये भी है कि उस टाइम पर भी जैसे हमारे यहाँ अभी कोविड-19 का है, विश्व पूरा जो है वो कोविड-19 से जूझ रहा है, वैसे ही वहाँ पर भी
स्पेनिश फ्लू महामारी फैली थी उसी टाइम पे, जो कि 1918 जनवरी में पैदा हुई थी और दिसंबर 1920 तक चली। इसने 50 करोड़ लोगों को संक्रमित किया। इसमें मरने वालों की संख्या अनुमानतः बताया जा रहा है कि 170 लाख से 500 करोड़ के बीच है। और हमारे यहाँ अब भी यही है, वैश्विक मंदी भी है और महामारी भी है। जर्मनी जैसा देश जो कि मतलब ऐसे मामलों में तटस्थ रहता है, वह आज यूक्रेन का बहुत बड़ा हितैषी बना हुआ है। वह अपनी आर्थिक व्यवस्था को भी उसने दांव पर लगा दिया है। जर्मनी ने रूस के साथ जारी अपनी अहम नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन परियोजना को मंगलवार को निलंबित करने का ऐलान किया। जर्मनी द्वारा कहा गया है कि वह यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई का सख्त विरोध करता है। चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा था कि रूस का वार्ता की मेज पर लौटना जरूरी है। इस तरह के एक तरफा फैसलों को रोकने की ज़रूरत पूरी दुनिया को है। शोल्ज हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, ये सही है। लेकिन जो 5वें दिन वार्ता हुई उसके बारे में उन्होंने कोई बयान क्यों नहीं दिया? क्योंकि यूक्रेन अब नहीं मान रहा है, रूस तो मान रहा है। रूस यूरोप की कुल ऊर्जा ज़रूरतों तेल गैस का 40% से ज़्यादा सप्लाई करता है। जर्मनी में प्रयोग होने वाली आधी प्राकृतिक गैस जो है उसकी सप्लाई रूस से ही होती है। ऐसे में जर्मनी को रूस के प्रतिबंधों के डर से उसे आगे परियोजना शुरू करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा, अभी वो कुछ भी कर लें। फिलहाल अभी यूक्रेन का पलड़ा भारी है। रूस के सैनिकों को हथियार और अन्य ज़रूरतों के जो सामान है वो भी पहुंचाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का तो उनका लगभग सब कुछ बंद हो चुका है आवागमन, और देश से भी अंदर से भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। और अब हम दोस्तों चलते चलते बता दें कि अपने कल के वीडियो में बात करेंगे नॉर्थ स्ट्रीम 2 के बारे में, पाइपलाइन की परियोजना क्या है और इसका विरोध भी पोलैंड जैसे देश, मतलब कई देश हैं जो इसका विरोध करते हैं आ रहे हैं। रूस के पास अब क्या विकल्प है? नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से यूक्रेन को क्यों हानि होती थी और यह परियोजना बंद करने पर उसे क्यों फायदा होगा? अगर नतीजा यूक्रेन के पक्ष में आता है तो इससे जर्मनी को क्या लाभ है? क्या वाकई थर्ड वार की संभावना है? इसे जानने के लिए कल का वीडियो मिस मत करिएगा, हम उसमें ये सब जानकारियाँ लाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।